नमस्कार। आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मैं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आई हूँ, जो हमारे देश में या कोई भी देश हो, इस धरती पे जो स्त्री को संपूर्णता का एहसास कराता है, वो एक शब्द माँ। माँ से जुड़ा हुआ, संतान से जुड़ा हुआ ये टॉपिक ज्योतिष पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अछूता नहीं है। जैसे कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आप माँ कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। गर्भावस्था के 9 मास में जब भी कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, तो ये सबसे सुखद एहसास होता है। विवाह के बाद पहली संतान हो, दूसरी संतान हो, उसके बावजूद सभी में अपना स्नेह और प्यार की ममता बराबर रहती है। और इसी विषय को मैं लेके आई हूँ आज। ये 9 मास गर्भावस्था के हमारे ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स के साथ कैसे जुड़े होते हैं और कैसे एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। और अगर ये 9 मास में कोई मास का प्लैनेट या कोई मास के ग्रह का स्वामी पीड़ित हो जाए, तो बच्चे का जन्म में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से कोई बच्चा अजन्मा रह जाता है, कोई बच्चा तीसरे दूसरे प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण से बच्चे का विकास नहीं हो पाता, कई बार चौथे पांचवें महीने में भी अबॉर्शन करवाना। तो इसी टॉपिक को मैं आज लेकर आई हूँ, जो 12 महीने हमें ग्रहों में की डिवीजन में हमें हमारे जो 7 ग्रह हैं उनको राहु केतु को छोड़कर, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7 ग्रहों को मान्यता दी गई है और उन्हीं का स्वामित्व प्राप्त। तो इसीलिए इन्हीं ग्रहों की अवस्थाएं महीने दर महीने गर्भावस्था में किस तरह से बच्चे का विकास करती हैं, ये मैं आज विवेचन करूंगी। प्राचीन काल में जब भी गर्भावस्था के आंतरिक बच्चे की आंतरिक गतिविधियों का जब अंदाजा सिर्फ माँ ही समझ पाती थी या माँ ही महसूस कर पाती, परंतु आजकल के दौर में और काफी समय से अल्ट्रासाउंड की जो प्रक्रिया है उससे बच्चे के अंदरूनी विकास को देखने के लिए कि उसमें कोई किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, स्वस्थ ग्रोथ हो रही है या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। क्योंकि विज्ञान इस समय इतना डेवलप हो गया है कि अगर दूसरे तीसरे महीने में बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स खुद ही बता देते हैं कि ये बच्चे का जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरे तीसरे महीने के बाद जब ग्रोथ होती है तो चौथे पांचवें महीने तक अल्ट्रासाउंड में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो ये डॉक्टर्स इस चीज़ को बता देते हैं कि अब ये बच्चे का जो किस तरह से इसकी ग्रोथ चल रही है। तो गर्भ के दौरान ही किसी बच्चे की बीमारी का ही पता चल जाता है, उसका बीमारी का इलाज भी संभव है। परंतु कई बार माँ के अगर ये ज़्यादा दिन बढ़ जाएं, चौथे पांचवें महीने से ऊपर हो जाएं और बच्चे की ग्रोथ में या बच्चे की मानसिक जो डेवलपमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है या उसके हार्ट बीट पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है या उसके हाथ पैरों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर्स को अबॉर्शन कराना, किसी भी फीमेल का अबॉर्शन कराना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि इसमें फीमेल के लिए ज़्यादा खतरा है। बच्चे की तो जो ग्रोथ, बच्चा तो अगर अजन्मा हो भी गया तो माँ के लिए बहुत खतरा हो जाता है। तो अगर ये इस चीज का शुरू से ध्यान रखा जाए, कुंडली देखकर बच्चे का जो ग्रोथ है माँ की कुंडली से अगर ये देखा जाए कि कौन सा ग्रह पीड़ित है, कौन सा ग्रह स्वस्थ है और कौन से ग्रह के स्वामी के अनुसार इस बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रेमेडीज करके, उसके उपाय करके या उसका या मेडिकल ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट तो बहुत जरूरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट से उसके किस तरह से वो लिया जा सकता है आगे। तो अभी संतान जन्म के लिए जो जो ग्रह इम्पोर्टेंट है कुंडली में, हमें उनके उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए और कौन सा भाव और भावेश और स्त्री से फीमेल से रिलेटेड कौन कौन से भावों, गर्भावस्था के कौन कौन से भावों का हमें इसमें ज्योतिष में देखना चाहिए, जिससे कि हम गर्भावस्था के 9 ग्रहों का को विस्तार से समझ पाए। सबसे पहले तो बच्चे के जन्म से पहले पिता और माँ, पिता और माता विवाह के बाद जब बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं या नेचुरल तौर पे भी बच्चे का जब जन्म होता है, तो पहले कहा जाता था कि ये गर्भाधारण संस्कार भी हम इसको कहते थे। राजा महाराजाओं के समय में गर्भाधारण संस्कार किया जाता था। उसमें जिस दिन कंसेप्शन होता था उसके अकॉर्डिंगली गर्भावस्था के माह का पूरा ध्यान रखा जाता था और उनके दिनों
9 महीने और कितने दिनों के बाद बच्चे का जन्म होता था, ये उस संस्कार से पूरे महीने का उसके नेक्स्ट महीने का कंप्लीट एक समझिए कि डाटा होता था। परंतु आजकल के युग में ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कई बारी कहते हैं कि एक तो जन्म कुंडली होती है बच्चे की और उसके साथ एक आधान कुंडली बनती है। तो पहले समय में आधान कुंडली बनाना आसान हो जाता था, क्योंकि ये मालूम होता था कि ये गर्भधारण संस्कार इस मुहूर्त में, इस समय, इस रात्रि में या इस ग्रह के उसमें, इस तिथि पे ये किया जा रहा है। परंतु ये अब संभव नहीं है। तो इसलिए आधान कुंडली बनाने के लिए भी जो फीमेल है उसके पीरियड से, मतलब मासिक धर्म के से, जब वो बच्चे का 15 दिन के अंदर, मासिक पहले मासिक धर्म से 15 दिन के अंदर या कंसेप्शन के 15 दिन के मासिक धर्म के 15 दिन के बाद अगर कंसेप्शन का टाइम आता है 7 दिन का, तो उसके अंदर अगर गर्भ धारण किया जाता है तो उससे 15 दिन के अंदर आधान कुंडली का निर्माण हो। मैं आज आधान कुंडली की व्याख्या नहीं करूंगी, क्योंकि इस पे अभी मेरी रिसर्च बाकी है। और आज मैं बात करूंगी कि गर्भावस्था में कौन से ग्रह का स्वामी हमारे बच्चे के भ्रूण के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो स्त्री के लिए जब फीमेल की बात की जाती है तो हमारे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट होता है वो मार्स यानी मंगल और चंद्रमा। मंगल एक तो काल पुरुष की कुंडली का देह का स्वामी है। दूसरा, ये फीमेल की कुंडली में रक्त का, रज का स्वामी होने से, और साथ में चंद्रमा, चंद्रमा कफ प्रकृति का है, चंद्रमा जल तत्व है, और मंगल ब्लड है, मंगल रक्त है, पित्त प्रकृति का है। इन दोनों को मिलकर ही किसी भी स्त्री की कुंडली में मासिक धर्म का, जो मासिक धर्म को या जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं उसका निर्माण किया जाता है। जिसके कुंडली में चंद्रमा मंगल सुस्थित है, अच्छे भावों के स्वामी हैं और उनके ऊपर कोई पीड़ा नहीं है, तो स्त्री के माहवारी में, उसके मासिक धर्म में अनियमितता यानी रेगुलरिटी रहती है। और अगर इसके साथ कोई राहु केतु का संगम है या कोई शनि, किसी भी तरह से कोई ग्रह अकारक हो गया है किसी कुंडली का, या उसके अंदर कोई पीड़ित वाली अवस्था आ गई है, तो जो पीरियड्स होते हैं वो अनियमित हो जाते हैं और कई बार सिस्ट और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी आती है। और यही प्रॉब्लम आगे जाकर शादी के बाद बच्चे के जन्म में डिले करती हैं, बच्चे के जन्म में ये समस्याएं पैदा करती हैं। तो इसमें अब फीमेल, हमने अब क्या जाना कि फीमेल की कुंडली में चंद्रमा मंगल इम्पोर्टेंट एक प्लेनेट, इम्पोर्टेंट ग्रह का रोल करता है। और मेल्स की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र का रोल है, क्योंकि शुक्र वीर्य का कारक है। और जो बीज, जैसे कहते हैं बीज है, तो बीज धरती पे, यानी मंगल धरती है और शुक्र बीज है। तो धरती पे जब बीज पड़ेगा, यानी कि धरती बहुत उपजाऊ होनी चाहिए, बीज पड़ेगा, और बीज में भी वो शक्ति होनी चाहिए। तो शुक्र पुरुष की शक्ति, और मंगल धरती यानी उपजाऊ धरती, और चंद्रमा उसको जो मंगल और चंद्रमा दोनों मिलकर एक उपजाऊ खेती यानी चंद्रमा पानी और बढ़ोतरी। और जिस तरह से एक बीज को बढ़ने के लिए शुक्र, मंगल और चंद्रमा, इन दोनों का संगम, एक धरती के ऊपर जब बीज पड़ेगा, उसका जब पौधा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? किसान को होती है। तो इसी तरह से जब माँ, माता, पिता जब ये संस्कार करते हैं, या जब विवाह के बाद ये कंसेप्शन होता है, तो जब दूसरे महीने में या तीसरे महीने में जब ये पता चलता है कि बच्चे का कंसीव हो गया है और दूसरे तीसरे महीने में उसकी ग्रोथ शुरू होने वाली है, तो ये एक बहुत ही माता पिता के लिए एक सुखद एहसास होता है। इस तरह की पूरी संपूर्णता जो होती है वो इसी बात से ही होती है कि ईश्वर, ये एक तरह से ईश्वर का वरदान है। यदि इसके अंदर कोई कमी आ जाती है तो उस स्त्री के सुख में वो कितना भी इंसान अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करे, पर अगर ये, कई बार क्या होता है कि ये बच्चा गर्भ में आ भी जाता है, पर किन्हीं किन्हीं कारणों से ये बच्चे अजन्मा, किसी तरह से डेड बच्चा अजन्मा, बच्चे का जन्म होने से पहले ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि कई तरह की परिस्थितियां खराब हो जाती है। तो वो परिवार के लिए और वो माता पिता के लिए, स्त्री पुरुष के लिए ये बहुत ही कठिन, मतलब एक समय होता है, एक भावनात्मक तौर पर भी इससे टूट जाता है। तो अब हम शुक्र की बात करते हैं। जब तो शुक्र एक तरह से, पुरुष में शुक्र है, बीज है, और जो स्त्री के में शुक्र एक हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो स्त्री में शुक्र का होना, यानी इसलिए खुद शुक्र, शुक्र जो है स्त्री तत्व ही है, तो उसमें शुक्र का बैलेंस होना, हार्मोनस प्रॉब्लम ना होना, सिस्ट की प्रॉब्लम ना होना, मंगल चंद्रमा का सुस्थित होना और शुक्र का होना, ये तीन अभी इंपॉर्टेंट प्लेनेट देखे चलते हैं। और साथ में गुरु, गुरु आशीर्वाद है। गुरु पति का भी कारक है वैदिक ज्योतिष में, और ये
संतान का भी कारक। और गुरु अगर किसी कुंडली में सुख देता है तो ये संतान का सुख भी देता। अगर जिस तरह से बीज धरती पे अपना प्रभाव लेकर उगता है, उसके बाद अगर गुरु का आशीर्वाद आ जाए तो बच्चा फलता फूलता है और वो परिवार बहुत सुखी और संपन्न है। अब हमें ग्रहों के रूप में जाना, चंद्रमा, मंगल और गुरु, साथ में शुक्र, शुक्र की शक्ति, शुक्र और साथ में अगर कालपुरुष की कुंडली को देखें तो लग्न हमारा लग्न है, चाहे वो पुरुष का लग्न है, साथ में उसके जो सप्तम भाव है वो शुक्र, तुला, तुला राशि सप्तम भाव को प्रेजेंट करती है, वो शुक्र का भाव है। तो वही स्त्री के लिए प्लस है, स्त्री के लिए या मेल हो या फीमेल हो, वो इंटरनल पार्ट्स को बताता है। तो यहाँ पर यूट्रस में प्रॉब्लम किसी भी तरह से आएगी तो स्त्री के जेनेटिक पार्ट्स में, तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि धरती उपजाऊ नहीं, उसी तरह से यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम, सिस्ट होना या कोई भी और तरह की अनलेस कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को कंसीव करने में, क्योंकि मंगल गर्भावस्था के अंदर जो इनर वॉल होती है उसको भी एक उस इनर वॉल को प्रेजेंट करता है, उसके अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है। तो अगर मंगल पीड़ित है, चंद्रमा, चंद्रमा स्त्री का एक तो ये फीमेल प्लेनेट है, दूसरा ये कालपुरुषी कुंडली का 4th भाव को बताता है और ये जल तत्व है और स्त्री की ब्रेस्ट से भी रिलेट करता है और माँ और ममता भावनाओं को प्रेजेंट करता है। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो उस स्त्री में माँ बनने की जो क्षमता है वो इतनी, मतलब कहने का है कि उस क्षमता में कमी आ जाती है। उस चंद्रमा की पीड़ित होने से उस स्त्री में, चंद्र कुंडली जब बनाते हैं तो हमें चंद्र कुंडली से विवेचन करना होता है, तो उस समय उसकी क्षमताओं में कमी आ जाती है। कभी कभी डिले फैक्टर हो जाते हैं, कई बार संतान नहीं होती है, कई बार संतान बहुत डिले होती है, कई बार ये संतान बहुत इजीली, जब कम उम्र की बात की जाती है तो संतान आराम से, मतलब बहुत सुविधाजनक पूर्व हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो जो फीमेल्स हैं आजकल वर्किंग हैं, देर से शादी करती हैं तो संतान भी देर से, ये भी कई कारण है। कंसीव करने के दौरान उनका एक पोजीशन, एक एक्सर्ट पोजीशन पे रहना, और जो पहले वाली परिस्थितियों और आजकल की परिस्थिति में बहुत अंतर आता है। तो अब हम बात करते हैं भावों की। जब संतान की बात करते हैं तो 5th भाव को हम भूल नहीं सकते। पंचम भाव, पंचम भाव हमारे गर्भावस्था का भाव है, बुद्धि का भाव है और संतान का भाव है। और संतान गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि ये पंचम भाव हमारे पेट से भी रिलेट करता है, तो यहाँ का जो पंचम भाव का स्वामी है कालपुरुष का सूर्य है, तो सूर्य का मजबूत होना यानी कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग है। सूर्य हमारे पिता का भी कारक है, सूर्य हमारा सोल भी है, सूर्य पंचमेश होने के कारण संतान का एक स्थिर कारक भी है। गुरु जो है वैदिक ज्योतिष में गुरु को वृद्धि का कारक कहा जाता है, तो ये संतान की, धन की, संपन्नता, किसी भी घर में एक सुख पूर्वक रिश्तों को निभाने की एक कला, या मतलब क्या, रिश्तों को निभाने के लिए, एक सुंदर रिश्तों को निभाने के लिए जो समृद्धि आती है, जो संपन्नता आती है, ये गुरु के कारण है। गुरु ही एक तरह से जोड़ता है और ईश्वर के आशीर्वाद जिस घर में होता है वहां पर ये जुड़ाव हमेशा रहता है। सेवेंथ हाउस को लेते हैं तो 7th हाउस हमारा तरह से ये मैरिज का भाव भी है, सेक्सुअल यूनियन का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है, और ये प्रेजेंट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। फीमेल में ये ओवरी को रिप्रेजेंट करता है, फैलोपियन ट्यूब्स को रिप्रेजेंट करता है, यूट्रस को। तो जो कंसीव करने में ओवरी और फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, इन तीनों का योगदान रहता है। मेल में ये मेल पार्ट्स को प्रेजेंट करेगा। अगर ये दोनों भाव और ये ग्रह कहीं ना कहीं, अगर ये दोनों भाव 5, 7 और गुरु, शुक्र, मंगल में प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम बच्चे के डिले, कंसीव करने में प्रॉब्लम, मिसकैरेजेस, एबॉर्शन, संतान का ना होना और हार्मोनल प्रॉब्लम, सिस्ट प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम दे सकता है।